आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिनको अपने फील्ड में 50 इयर्स से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो? शुरू हुआ था उनका सफ़र 3 साल की एज में। Welcome to Rudaria, where we dive deep into soulful conversation and inspiring stories. Let's learn, transform, and evolve together. दोस्तों, आज का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही डिफरेंट रहा। आज हमने पहली बार स्टूडियो के बाहर जाके इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट किया और वो बनता भी था बिकॉज गेस्ट ही कुछ ऐसे थे। आपने सुना होगा जहाँ जा वहाँ रा, और इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस। अभी ये ट्रस्ट द प्रोसेस और जहाँ जा वहाँ रा का हमें जो जीता जागता एग्जाम्पल मिलता है वो रघुबीर यादव जी है। अगर उनकी लाइफ की आप सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स देखें तो आपको लगेगा कि बार बार जो जहाँ पे वो गिर रहे थे वही उनकी सीढ़ी का अगला पायदान बना। उनकी आज जो डेस्टिनी पे वो आज है, जिस मुकाम पे वो आज है, एक कला के समंदर की तरह उनको देखते हैं। पर उन्होंने भी बहुत चीजों में मुश्किलों का सामना किया। एज ही राइटली सेड कि मुश्किलें या स्ट्रगल कुछ नहीं होता, दे आर ऑल लर्निंग लेसन्स। द वे यू लर्न विल मेक यू द पर्सन ऑफ योर चॉइस। इमेजिन कीजिए एक 3 साल का बच्चा जो अपने नाना के घर गया हो और कहीं दूर से पापड़ बेचने वाले की आवाज आए और उस 3 साल के बच्चे को उसमें सुर सुनाई दे और उसी सुर को पकड़े हुए वो सारा दिन उसको गाता गाता चला जाए। संगीत बिकम द फाउंडेशन ऑफ हिज आर्ट, हिज लव फॉर आर्ट, हिज लव फॉर क्राफ्ट। उस सफर को आगे लेके चले तो उन्होंने पारसी थिएटर को ज्वाइन किया, उसके बाद एनएसटी ज्वाइन किया जहाँ पे उनके मेंटर्स ने उनको तराशा, जैसे किसी पत्थर को कोई मूर्त में तराशा जाता है वैसे तराशा किया। द क्राफ्ट बिकेम बेटर। उनको वो छोटी छोटी चीज़ों की डेप्थ में जाके नॉलेज हुई जो आज उनके सिनेमा में, उनके लाइव थिएटर में और उनकी हर एक परफॉर्मेंस में बहुत ही बखूबी से झलकता है। पहली ही मूवी के लिए उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड मिला जिसको सिल्वर पीकॉक कहते हैं। तो वो सिल्वर पीकॉक शुरुआत थी एक बहुत ही दिग्गज कलाकार की, एक दिग्गज करियर की। इसी के चलते उन्होंने बहुत सारी मूवीज की, आर्ट फिल्म्स की, थिएटर किया और ओटीटी पे तहलका मचाया। अभी रघुवीर जी के कैरेक्टर्स जो उन्होंने किए हैं, अगर उनका जिक्र किया जाए तो मुंगेरी लाल, चाचा चौधरी, या फिर देखे भूरा लगान से बुढ़िया फ्रॉम पीपली लाइफ, और आजकल जिस करैक्टर ने तहलका मचाया हुआ है इस प्रधान जी फ्रॉम पंचायत सीरीज जो आपने सबने देखा होगा। तो इनकी जो पूरी लाइफ जर्नी है, द वे एवरीथिंग हैज प्रोसेस्ड इन द लाइफ इज द राइट एग्जाम्पल फॉर द ट्रस्ट द प्रोसेस, कि आप प्रोसेस को ट्रस्ट करते जाइए और अपना काम पूरी ईमानदारी से, डिसिप्लिन से करते जाइए और ज़िंदगी को एक स्कूल समझिए जिसमें हमने बहुत कुछ लर्न करना है और ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो इसी थॉट के साथ लेट्स वेलकम रघुबीर यादव जी इन रूदारिया टुडे। आइए जी मिलके वेलकम करते हैं रूदारियों के स्टूडियो में रघुबीर यादव जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बिल्कुल ठीक, कुछ ज्यादा ही ठीक है। दैट्स ग्रेट। और मेलबर्न कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे आप लोग जैसे लोगों से मुलाकात हुई तो बस ऐसा लग रहा है हवा में उड़ रहा हूँ मैं। बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। That's great to hear. तो रघुबीर जी आपके बारे में बात करूँ तो इट्स लाइक कि आर्ट का समंदर है और मेरे हाथ में चम्मच है। तो एक आधे घंटे में जो मेरे से बन पड़ेगा, I will try to bring the best for my audience. तो it's honor to do interview. Thank you so much. समंदर क्या, मैं तो बहुत ही मतलब
है समंदर, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस सीखने की मेरी ख्वाहिश है, सीखने की नियत है, उसी नियत से जी रहा हूँ और बड़ा मजा ले रहा हूँ जिंदगी। और सीखने में जो मजा है जी जी, बाकी कहीं नहीं, करने में मजा नहीं, जो सीखने में मजा। वी आर स्टूडेंट फॉर लाइफ। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन हम यहीं से शुरू करते हैं, जैसे आपका पंचायत जो लेटेस्ट वर्क है that is become a household name for प्रधान जी। जो प्रधान जी हैं, आई थिंक वो हर घर में है। कई लोग तो अपने किसी खास को प्रधान जी कह के भी बुलाने लगे। कोई भी घर में एक नहीं प्रधान, एक क्या दो तीन प्रधान जी होते हैं। तो आपके साथ जब ये कैरेक्टर आपने चूज किया तो उसकी यहाँ बहुत बड़ी कीमत है। इट फील्स लाइक सो नेचुरल। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इज अराउंड द कैरेक्टराइजेशन। हाउ डू यू पिक द कैरेक्टर एंड हाउ यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट एंड मेक द कैरेक्टर योर ओन, यू नो? हाँ, बढ़िया खूबसूरत बात है, सच्ची कह रहा हूँ कि कैरेक्टर कैसे, कैरेक्टर ना, एक तो मैंने अपने जहन से जो एक्टिंग वाला लफ्ज ना वो निकाल दिया, बहुत पहले निकल गया था, क्योंकि मैं पारसी थिएटर में था, 6 साल पारसी थिएटर में मैंने काम किया है। पारसी थिएटर फिल्मों से पहले जो थिएटर हुआ करता था हिंदुस्तान में, उसको पारसियों ने कंपनी बनाई थी। तो वो नाटक कंपनियां थी, उनमें था। फिर जब फिल्में आई तो वो धीरे धीरे उसका डाउनफॉल हो गया। तो जब डाउनफॉल चला तो उस वक्त मैंने वो नाटक कंपनी ज्वाइन कर ली। तो मेरी खुशनसीबी, मैं खुशकिस्मत कि मुझे वो थिएटर मिल गया जहाँ पे ऐसे ऐसे उस्ताद लोग, ऐसे ऐसे खलीफे, जिनकी समझ ली मैं इतना भी नहीं, जिन्होंने जिंदगी उसी में बचपन से लेकर, और बुजुर्ग एक से उसमें एक मोती बाबा थे 118 साल की उम्र के, उन्होंने तमाम उम्र थिएटर ही किया। जी जी जी, और उनको वही वो बिल्कुल बिल्कुल अलग किस्म के लोग थे वो, जिनके बीच में मैं रहा हूँ। तो वो तो बस यही है कि वो कहते हैं करने की विद्या है, आप जितना करेंगे करते चले जाएंगे। तो मैं उन दिनों म्यूजिक से मेरा ताल्लुक था, तो मैं मन्ना डे, मुकेश, रफी, इन लोगों के गाने गाया करता था, उन्हीं की नकल किया करता था। तो एक वहाँ कुछ 85 साल के थे, एक सार्जेंट बाबा, उनका नाम था, हम सार्जेंट बाबा कहते थे, वो गेट कीपर थे वहाँ के। लेकिन तो थिएटर में, जी हाँ, जो थिएटर वहाँ बनता था तो उसके वो गेट कीपर हुआ करते थे। तो वो उन्होंने पूरी दुनिया जिंदगी देखी थी, 85 साल, सोचिए कितने के लोगों को उन्होंने देखा होगा। तो वो सब थे। तो वहाँ एक दिन मैं रिहर्सल कर रहा था, स्टेज पर बैठा हुआ, और हारमोनियम मास्टर, ढोलक मास्टर, तबला मास्टर सब लोग थे। तो मेरे गाने का मजा ले रहे थे। मैं मन्ना डे का एक गाना गा रहा था, झलक झलक तो निकाले बह गया। तो उसकी रिहर्सल कर रहा था मैं, तो कॉपी किया करता था। तो बड़ी तारीफ करने के बाद देखो कितना बढ़िया गा रहा है, कितना। वो सार्जेंट बाबा सामने बैठे हुए, सार्जेंट बाबा बीड़ी पी रहे थे। तो कहने लगे, बाबा देखो क्या बढ़िया गा रहा है। तो कहा ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो कहते बाबा ठीक है, देखो बिल्कुल बिल्कुल कैसी, बिल्कुल डिट्टो वही कॉपी करता। कहता बेटा जो अल्लाह ने दिया है उसको देख, जो तेरे अंदर है, क्या किसी की कॉपी कर रहा है, क्या किसी की नकल कर रहा है। नकल होती है, जो अंदर है वो असल है, उसको देख, उसको निखार, उस पे काम कर। हाय हाय हाय, वो बात मुझे ऐसी लगी। उसके बाद मैंने बिल्कुल नकल करना ही छोड़ दिया। फिर मैंने अपने अंदर कोई खोजना शुरू किया कि जो ईश्वर ने मेरे अंदर दी है, जो खूबी दी है, जो खामियां हैं, उन पर काम किया जाए, बनस्पत ये कि बाहर की उसको, क्योंकि और इतना खूबसूरत है कि असल को पहचाना जी, और नकल को छोड़ो, because that is the big। जैसे ही आपने नकल की तो कैरिकेचर, मिमिक्री हो जाती, फिर असल नहीं रहा। तो मुझे ऐसे ऐसे उस्ताद लोग मिले जिन्होंने एक एक लफ्ज में, एक लाइन में मुझे जिंदगी सिखा दी। तो ऐसे लोग बीच में, बस यही था। तो वहीं से मुझे मिल गया। फिर मैंने नकल करनी छोड़ दी। तो मैं बस रूह को पकड़ने में लगा रहता हूँ कि अपनी जिंदगी जो है, जब आप दूसरे किसी और कैरेक्टर को जब करते हैं तो जाहिर और रूह बिल्कुल फर्क है, वो आत्मा बिल्कुल फर्क है। तो उसपे फिर वो मेडिटेशन, योग, ये सब करके अपने आप को पहले अंदर से झिझोड़ा निकाला जो है।
फिर अपने आप को वो जो नकल और ये जो सारी चीजें मेरे अंदर भरी थी उनको निकाल के फेंका मैंने, बाहर फेंका। और फिर मैं बस डूबने की कोशिश में लगा रहता हूँ। बस डूब के काम करने में बड़ा मजा आता है, डूबते रहिए। तैरने में मजा नहीं आता, डूबने में मजा आता है। तो इसमें आप क्या ज्यादा स्ट्रक्चरल अप्रोच रखते हैं या इंट्यूटिव होता है? नहीं, इंट्यूटिव होता है। मैं बिल्कुल, क्या है कि जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे नजर भी आने लग जाता है और हाथ पैर हिलने दिखाई देने, सुनाई भी देने लग जाता हूँ कैरेक्टर, फिर मुझे आसान हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि मैं गांव में, कस्बे में, हर जगह में रहा हूँ और मैं उधर भी करता रहता हूँ और जहाँ जो सीखने मिल जाए सीख लेता हूँ। कई चक्कर भी लगाने पड़ते हैं अगर कुछ आपको नया सीखना है तो जाके, फिर क्योंकि मेरा पेशा ही यही है, सीखना। जी जी जी, बस यही है, तो उसी में लगा रहता हूँ। और बस यही है कि एक्टिंग नहीं कर बनती मुझसे, जो आप करते हो वो लोग तरसते हैं करने के लिए। तो पंचायत पे फिर वापस आते हैं, जो प्रधान जी है उससे आप मतलब इतना जो नेचुरल जो कैरेक्टर आया है और उसके साथ आप जो पर्सनली कैसे अटैच हुए थे, बिकॉज इट फील्स लाइक कि आप जो प्रधान जी एंड यू आर नॉट सेपरेट, यू आर मतलब उसको अलग करना बहुत मुश्किल है, तो इतना कनेक्शन कैसे बैठाते हो? मैं बचपन में जब देखा था ये पंच सरपंच जो हमारे बड़े लोग हैं, जो अभी आप बात कर रहे थे, तो मैं छोटा था, 5-6 साल 7 साल की उम्र रही होगी हम लोग के, बस स्कूल में पढ़ते पढ़ते थे गांव में, वहीं अखाड़े के सामने वो जो शादी वादी होती, सब बड़े बुजुर्ग लोग वहाँ बैठ जाते तो बातें करते रहते थे। हम लोग वहीं खेल रहे थे, मेरे फादर ही वहीं थे, तो ये करते तो उन्होंने हमें खेलते देखा, तो कहने लगे देखो ये बच्चे लोग खेलते रहते हैं, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, बोले हमारे जमाने में हम फर्स्ट आया करते थे। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा भैया आप जब सब फर्स्ट, बोले हम लोग सब फर्स्ट आते थे। मैं कहा जब सब फर्स्ट आते तो सेकंड कौन आता था? मैंने उनसे ये पूछ लिया तो मेरे फादर ने मुझे पीटना शुरू कर दिया, बवाल हो गया कि मेरे क्या बड़ों के मुंह लगता है, वो जो कहते वही सत्य है सब कुछ। तो ये यहाँ से मुझे लगा कि भैया ये बड़े लोग हैं, तो वो वाला बचपन का तब से फिर क्या है कि इस बात पर मैंने कई बार मार खाई कि बड़े के मुंह अगर गलत नहीं बोल रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो मुझे मैं और क्या है, मेरी आदत थी, मैं जो मेरे मुंह में आता है पता मैं बोल देता हूँ। और अब ये कोई गलत बात तो थी नहीं है, लेकिन खूब पिटाई होती तो बड़ा जहन में बैठ गया मेरे, भैया बड़ों के मुंह मत लगिए, जो कह रहे हैं वो सत्य है, अपनी लाइन अपनी तरफ, उनकी लाइन उनकी तरफ जाने दीजिए बस। तो ये था, तो वो तब से मेरे जहन में ये पंच सरपंच और ये बड़े लोग खासतौर पे, तो वो मेरे जहन में थे, तो मुझे मौका मिल गया उनकी जहनियत को पकड़ने का। सो आप ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को कैसे मोल्ड करते हो अपने एक्टिंग में, कि वो कैसे रच मिच जाते हैं? उसमें कोई टेक्निक है या इट्स सो नेचुरल? कोई टेक्निक नहीं, खामा के लिए टेक्निक में फंसेंगे तो हाथ पैर बस वही होगा कि ये अगर काम करते वक्त एक डायलॉग में चश्मा यहाँ रखना, ये उतारना, फिर उस तरह हो जाता। मैं टेक्निक में बिल्कुल नहीं जाता, मैं नेचुरली कोशिश करता हूँ। मैंने बताया कि मैं पहले जो मुझे कैरेक्टर करने के लिए जाता हूँ उसमें पढ़ता हूँ, फिर पढ़ लेता हूँ, देखता हूँ, फिर पढ़ा तो फिर मुझे दिखाई देने लग जाता है, फिर दिखाई देने के बाद सुनाई देने लग जाता है, तो सुनाई फिर मैं उसका अभ्यास शुरू कर देता हूँ, प्रैक्टिस शुरू कर दूँ। तो फिर 1, 2, 3, 4 दिन में जब तक वो समझ ना आए, जब तक वो उसमें रम ना जाऊं मैं, तब तक मैं फिर उसे करता रहता हूँ, फिर हो जाता है। फिर वो डायलॉग याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर जैसे आपके अंदर काबिज होगी वो चीज, तो फिर दिक्कत नहीं होती, बस ऐसी है। और फिर क्या है कि मैंने देखे हुए ना लोग, इन लोगों के बीच में रहा हूँ मैं, तो थोड़ी आसानी हो जाती है। मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो जिनके बीच में रहा हूँ और उठा बैठा हूँ। तो आपके जितने कैरेक्टर्स देखते हैं दे आर ऑल ग्राउंडेड, है ना? रूट्स जो है बिल्कुल कल्चरल लेवल पे है, जो आजकल दिखने में बहुत कम है। लिटरेचर जो पहले आप बात करते हैं 60s 70s का सिनेमा, इट वाज रिच इन लिटरेचरल स्टफ। 80s में आते आते दो टर्म्स में बढ़ गया, कमर्शियल जी, और उसको आर्ट या पैरेलल जी, वो पता नहीं क्या हाय ये सबसे जो
क्या है, ऐसे मुझसे पूछा जाता है कि आप तो आर्ट फिल्म, मैंने कहा भैया क्या वो कॉमर्शियल में आर्ट नहीं होता। मैंने इसी वजह से ये जो आपने कैटेगरी करी आर्ट पैरेलल और ये इसलिए बर्बाद हो बिल्कुल आर्ट का जो आर्टिस्ट का जो आर्ट है वो उसको कैटेगराइज कर दिया गया। एंड आई फील ओटीटी जब से आया है जी उसने काफी फ्रीडम दी है एक्टर को बीइंग द एक्टर अगेन, रिगार्डलेस ऑफ कमर्शियल। वो सारी चीजें अब फिर से धुंधली होती जा रही है। कमर्शियल आर्ट इज बेसिकली more based on the actual cinema, the art, the literature. आप कैसे समझते हैं ये? this is my perception. मेरे ज़हन में सिर्फ अच्छी फिल्म है, बुरी फिल्म या तो हाँ, क्योंकि अगर आर्ट और ये जो पैरेलल है इसका कोई मेरे समझ नहीं आता ये क्या कैटेगरी दे रखी है, ये कॉमर्शियल है आर्ट है क्या भैया। एक फिल्म आपने कॉमर्शियल फिल्म आपने जिसको कॉमर्शियल कहते हैं आप, वो 100 करोड़ में बनाई, एक करोड़ में बना दी, 100 लाख में बना दी एक फिल्म, 1 करोड़ में बनाई। और वो जो 100 करोड़ वाली फिल्म है वो उसको ऐसा घाटा हो के चल नहीं पाई। और ये जो 50 लाख वाली या 10 करोड़ वाली इसने 25 लाख भी कमा लिए तो कॉमर्शियल हो गई, ये होगी। तो ये मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये जो फिल्म है ये तो जो अच्छी फिल्म है जिसको हम अच्छी फिल्म है वो हमेशा के लिए रहेगी। एक कॉमर्शियल फिल्म आप उठा के देख लीजिए, बस कचरे का ढेर बनाते लगाते चले जा रहे हैं लोग, जो दोबारा देखने का उसी वक्त नहीं देखने का मन कर रहा, तभी क्या देखोगे। आपने एक फिल्म की थी श्याम बेनेगल जी के साथ जिसमें आपका एक छोटा रोल था, बट सूरज का सातवां घोड़ा। It's such a beautiful film and I think one of the cult film, और उनको श्याम बेनेगल जी का बेस्ट आर्टवर्क भी कहा जाता है, so it is still relevant। तो वो वैसी फिल्में करना और जो आज का सिनेमा बन रहा है उसमें आपको क्या ज्यादा फर्क दिख रहा है? वो वाली सिनेमा तो वही वाला सिनेमा किया, आज भी मैं ये वाला सिनेमा नहीं करूँ, कहाँ करूँ। आपने जामुन देखी? नहीं देखी। एक फिल्म है जामुन, वो देख ली। कुछ फिल्में हैं जो इत्तेफाकन से अच्छी तरीके से जैसे ये रिलीज करते वैसे नहीं हुई, लेकिन है, आप देख लीजिएगा जब मौका मिले। जामुन जी, मैसी साहब, जामुन, सलाम बॉम्बे, यही मैं इसी तरह की फिल्में करता है और इसी में मुझे मजा आता है। और ये सारी फिल्में जब पुराने 80s में 90s में ये डीडी पे प्रीमियर होती थी। जी। I still remember seeing you in those movies जब आप एक छोटे बच्चे का भी वो करते थे, जब आप किसी और प्लेनेट से आए थे। जी, आसमान से गिरा। So all those, और इसी के साथ जैसे आपने अभी बात की वो the dialogue, so dialogue delivery from that age until now it's so smooth। और आप एक बात बताऊं मैं, ये जो है डायलॉग डिलीवरी, ये बिकॉज ऑफ म्यूजिक। मेरे अंदर म्यूजिक, मैं जो भी करता हूँ म्यूजिक मेरा ही रहता है, समझ भी मेरे म्यूजिक से, म्यूजिक ही मेरा, चाहे वो क्या है, म्यूजिक ने मुझे बहुत दिया, क्योंकि इमोशन को पकड़ने म्यूजिक इतना हेल्प करता है। और एक बात और बता दूं मैं कि आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी लैंग्वेज को, वहाँ एक कल्चर में, वहाँ की जो जबान में म्यूजिक है, बोलने का तरीका, बोलने का अंदाज, वो कोई भी, अगर आपको म्यूजिक की समझ नहीं है, आपके आप कान नहीं है तो समझ नहीं पाते। अब म्यूजिक क्या, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, अभी ये तो ये म्यूजिक है, यहाँ है। तो ये तो म्यूजिक की वजह से मुझे तो आत्मा तक घुसने का मौका मिल जाता है, बिकॉज ऑफ द म्यूजिक। तो ये इमोशन समझने में आप ईश्वर के पास म्यूजिक के जरिए फौरन पहुंच जाते हैं। तो ये तो जबान है और कैरेक्टर है, ये तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो मुझे शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वो म्यूजिक की समझ है, थोड़ी सी समझ आ गई, और उस वजह से मुझे आसानी हो जाती है इन सारी चीजों को पकड़ने की। अब एक चीज और, जो डायलॉग डिलीवरी बच्चे करना चाहते हैं या जो सीख रहे हैं, उनके लिए आप क्या टिप दोगे कि कैसे, क्या चीज उनको ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए? कि कोशिश करें नेचुरल, और दूसरी बात ये है कि नकल ना करें, कि डायलॉग की जो नकल करने लग जाते हैं ना, अगर जैसी नकल शुरू होती है तो वो कैरिकेचर लगने लग जाता है। और क्या है कि सबसे पहले लोग वो कैरिकेचर ही करना पसंद करते हैं, किसी को ज्यादा दिखा के, और कैरिकेचर और मिमिक्री में ज्यादा ही होता है, वो जो नेचुरल है वो नहीं रह जाता। तो नेचुरल करने के लिए बस यही है, म्यूजिक सुनिए ज्यादा से ज्यादा और उस पर काम करिए, और बस वही कि सहन से एक्टिंग निकाल दीजिए। जैसे आप किसी चीज की एक्टिंग करने लग जाए तो नकल हो जाती है, तो बस उस पर तवज्जो है थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल से कि चीजें आसान हो जाती है।
जैसे ब्रीदिंग का भी फर्क होता है, आप कुछ थोड़े टिप दोगे हमें कि हाउ डज ब्रीदिंग डिस्टर्ब्स और हेल्प्स, अगेन इट रिलेटेड टू म्यूजिक, कि म्यूजिक में अगर देखिए आप अगर आप कोई डूब के काम कर तो ब्रीदिंग में भी कोई मायने नहीं रखती, सच कह रहा हूँ, कोई भी मायने नहीं रखती कि यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ सांस ले लीजिए, कुछ नहीं, वो अपने आप जहाँ सांस लेनी होती वही होगा, जहाँ नहीं लेनी है वही होता है। वो इमोशंस के हिसाब से चलते हैं सारी ब्रीदिंग जिस तरह का है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा तवज्जो देने में फंसने की जरूरत नहीं है। कुछ मैंने कभी ये सब नहीं किया कि सांस ले लीजिए फिर डायलॉग बोलिए फिर यहाँ रुक जाइए, अपने आप ही हो जाता है। अगर आप डूब जाए तो अपने आप ही सब कुछ हो जाता है बेहतर तरीके से। तो जैसे आपने कहा म्यूजिक इज बेस फॉर जी, एक्टिंग, जी। तो इसी के साथ किसी को डांस होता है या किसी को मार्शल आर्ट होता है, तो ऑल दीज थिंग्स सब में म्यूजिक हेल्प करता है, सब में म्यूजिक हेल्प करता है। म्यूजिक में हम इतने शार्प हो जाते हैं ज़हनी तौर पे, शार्प क्या, आपकी जो लय होती है ना इतनी मजेदार हो जाती है कि आप उल्टा सीधा काम कर ही नहीं सकते। मतलब कि जल्दी से भागना या दौड़ना या रुक जाना, वो अपने आप वही इत्मीनान होगा, वही सलीका होगा अगर म्यूजिक आपके ज़हन में तो कोई भी काम उसके जरिए किया जाए। ठीक। और आप जैसे 3 साल के थे, जो मैंने आपके बारे में पढ़ा सुना, आप 3 साल से थे जब से आप म्यूजिक में हैं एंड यू सिंगिंग, है ना, तो फिर आप म्यूजिक में नहीं गए, एक्टिंग बन गए, ये क्या कोइंसिडेंस था या चॉइस थी? चॉइस तो मेरी म्यूजिक ही था। हाँ जी। एक्टिंग गले पड़ गई मेरे, और वो जब कैसे? मैं पारसी थिएटर में जब गया कौन गाने गाया था, फिल्मी गाने गाया था, उन्होंने कहा कि भैया गाने से काम नहीं, मुझे 2 रुपए 50 पैसे मिलते थे हाँ पर डे, तो वही था। तो फिर कहा कि भाई एक्टर बनो और तुम्हें गाना आता है तो लैला मजनू, शीरी फराद, क्योंकि पारसी थिएटर में बगैर गाने के आप एक्टिंग कर ही नहीं सकते, वो तो पूरा म्यूजिकल होता था सारा कुछ। तो मैंने सीखनी शुरू की, पहले तो बड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन धीरे धीरे फिर मुझे जो लगा कैरेक्टराइजेशन में जो मजा आने लगा, तब लगा कि अगर आपको एक्टर के पेशे में ये म्यूजिक भी बहुत वैसी बात, आपको सब कुछ आना चाहिए। तो जैसे ही एक्टर का जो मेरे अंदर आया कि अभी ये, तो फिर मुझे म्यूजिक बहुत ज्यादा मजा आने लग गया। हाँ, तो फिर मुझे जो कॉन्फिडेंस, जो स्टेज चढ़ने, तो फिर वो गाने में भी वही आया, म्यूजिक में भी वही कॉन्फिडेंस और वही परफॉर्मेंस करने का वो जो सलीका वहां मिला, वो सारी चीजें। तो फिर मैंने कहा कि भैया एक्टरिंग का बहुत बेहतर है कि इसमें आपको सब कुछ सीखना बड़ा लाजमी है, बड़ा जरूरी है। अगर आपने नहीं सीखा आपको सब कुछ आना चाहिए। तो तलफ्फुज़ जी, और वो कितना मायने रखता है? वो तबले पे आता है या वैसे ही आ जाता नहीं, है? वो क्या किस्सा वो था? तो मुझे जब पारसी थिएटर में गया वहाँ, तो उन्होंने पूछा क्या करते हो, मैंने कहा जी मैं गाना गाता हूँ, सुनाइए। तो मैंने सुना दिया, तो इसको खुशियां मुबारक है दिलरुबा, हाथ मलकर मेरी जिंदगी रह गई, तेरे नक्शे कदम देखते देखते मेरी गर्दन झुकी रह गई। जब गाए तो कहने लगे गाते तो सुरीला, लेकिन तुम्हारा तलफ्फुज़ बड़ा खराब है। मैंने कभी सुने नहीं, तो मैंने तलफ्फुज़ मुझे लगा कुछ, तो मैंने कहा तबले बजाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तो हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे मेरे, बेटा तलफ्फुज़ का मतलब उच्चारण होता है, तबला नहीं होता। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी, मैंने कहा कि नहीं, मुझे आप भर्ती कर लीजिए यहाँ और मैं ठीक कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं करीब 1 साल के अंदर फिर मैंने उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी और मैंने अपना तबला ठीक कर दिया। और प्रोनाउंसिएशन हाँ, कैसे, कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत जरूरी है, और खास तौर पे कि ये भी म्यूजिक से ताल्लुक है। क्यों, म्यूजिक हमेशा सुनने वाली बात होती है। अगर आपको सुनना नहीं आता तो आप म्यूजिक पे आप कुछ काम कर ही नहीं सकते। म्यूजिक जब तक सुना ही नहीं देगा तो आप म्यूजिक क्या करेंगे? तो तलफ्फुज़ भी वही है कि हम लोग सुनते नहीं, और जो जबान बोलते हैं जिस तरह की सा, जा, जा, ये जो भी है, तो मुझे तो मालूम नहीं होता कि सावी, सा और शाह अलग होता है, जा, जा अलग होता है। तो ये सब सुनने की बात है। जब तक मुझे सुनाई नहीं देगा तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा कि जा है, जा, जा। तो बस फिर वही फिर सुनना शुरू किया, सुनना फिर समझ आने लगी चीज। तो बिकॉज ऑफ म्यूजिक ये सारा कुछ, क्योंकि म्यूजिक बगैर सुने आप तो कर ही नहीं सकते, जितना सुनेंगे उतना ही आपको मालूम होगा। सो सर, कई रोल्स होंगे जिसमें आप बहुत डीपली इमोशनली भी इन्वॉल्व हो जाते होंगे, क्योंकि आपके जो रोल की चॉइसेस रही हैं वो ऐसी रही हैं कि दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर वेरी डीपली कनेक्टेड समवेयर।
तो आप जब उसमें डीपली कनेक्टेड होते हो तो वो कनेक्शन बनाने में और उससे वापस आने में अंडर द नॉर्मल लाइफ, वो क्या प्रोसेस होता है, वो कैसे करते हैं? अभी तो स्विच ऑन ऑफ कर लेता हूँ, पहले बड़ी दिक्कत होती थी। बहुत ज्यादा जब कोई उस तरह के कोई कैरेक्टर होते हैं जो बहुत अंदर तक बैठ जाते हैं, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल ज़हनियत उसी तरह की हो जाती है, बहुत तकलीफ देगी होता है। लेकिन क्या है, फिर मैंने तकलीफों में मजे लेने भी शुरू किए, क्योंकि ये जो पेशा है ये तकलीफों में मजा लेने वाला पेशा है, क्योंकि ये आपको सिखाएगा तकलीफों से। जैसे हम तकलीफ कहते हैं, आप एक्सरसाइज भी करते हो तकलीफ होती है ना, तो वो तकलीफ नहीं, अगर उसको जब तक वो एक्सरसाइज को आप मजे नहीं लेंगे तो आपके अंदर नहीं आएगा, उसका असर नहीं होगा। तो ये भी वो है कि हमें इतने उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, वही हमें करके दिखाना पड़ता है। तो जब जब मुश्किलें हुई, जब जब आफत आई मेरे ऊपर, तो ये तो कुदरत की तरफ से ही होता है कि जैसा आपने पेशा अख्तियार किया है, जैसा चुना है, तो उसके हिसाब से आपकी जिंदगी वैसी चलने लग जाती है। ईश्वर फिर आपको वही देना शुरू कर देता है। हाँ, यस, तो ये तो उसकी तरफ से। तो मुझे जब मैं पारसी थिएटर में था, कई बार हम भूखे मरते थे, काम नहीं होता था, तो तकलीफें होती थी, लड़ाई झगड़े हो जाते थे, तो मैं तो ये तो कुदरत की तरफ से मुझे तो मजा आने लग गया था। ऐसा लगता 10-15 दिन में अगर कोई तकलीफ ना हो तो देखिए, जब तक कुछ टूटता नहीं तो बनता नहीं है। तो टूटना भी बड़ा जरूरी है कि टूटते रहना चाहिए और टूट के बनते रहने चाहिए। जब भी कुछ भी बनता तो बगैर टूटे नहीं बनता, उससे पहले वो टूटा ही होगा। तो बस यही टूटने को हम इकट्ठा समेटते रहते हैं और उसको जोड़ते रहते हैं और वो ही काम आता रहता है। हर जो भी मैंने काम किया है उसके पीछे कहीं ना कहीं पीछे देखता हूँ तो वो तजुर्बा कहीं हो चुका होता है। तो जो भी तकलीफ परेशानी जो आती है उसको संभाल के रख लेनी चाहिए, वो सारे जज्बात। जी जी। जैसे आपके साथ मुझे बहुत, अभी जो भी हम 10-15 मिनट से 20 मिनट से बात कर रहे हैं, उसमें मेरे को एक चीज जो बहुत सामने आ रही है, योर हंगर फॉर लर्निंग। ये कब और कैसे डेवलप किया और ये कितना जरूरी है हमारी डे टू डे रूटीन में, रिगार्डलेस हम किस प्रोफेशन। जब मैंने बड़े बड़े उस्तादों को सुना कि वो 24 पता लगे कि 24 घंटे बस डूबे रहते, रियाजी करते रहते, तब कहीं जाके कुछ हासिल होता है। तो एक्टर का भी यही है कि जब तक डूबे रहिए भैया, काम करते रहिए, सीखते रहिए। और उनको तो सिर्फ, अगर कोई सितारिस्ट है तो सिर्फ सितार नहीं लगा हुआ है, कोई तबला बजाने वाले तबले में लगे हुए हैं, जो भी म्यूजिशियन है एक ही उसमें लगे हैं। जब वो उसमें लगे रहते हैं, हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए और करने के लिए, और जरूरी भी है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। आपको डांस भी आना चाहिए, आपको गाना भी आना चाहिए, आपको पेंटिंग भी आना चाहिए, आपको घर की सफाई करना भी आना चाहिए, अपनी सफाई करना भी आना चाहिए, आपको तबला भी आना चाहिए, आपको सब। तो इतना सीखने से उम्र तो बड़ी छोटी सी है, क्योंकि आपको पता नहीं कब क्या करना पड़ जाए। अगर आपको ठीक से मालूम नहीं है उस चीज के बारे में, तब नकल लगेगी वो। आप जबरदस्ती उल्टा सीधा देखते नहीं, कितने लोग अगर उनके हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दिया जाए तो ऐसे पकड़ते हैं कि जैसे उसके बिल्कुल उससे कोई वाकियत ही नहीं, जानते ही नहीं। तो यही है। तो फिर मुझे वो लगा कि भैया दुनिया में सब कुछ सीखना चाहिए। अगर आपको इस पेशे में, यही तो मजा है इस पेशे का, जो लोग समझते नहीं। और थिएटर को सिर्फ एक्टिंग समझते हैं कि वो डायलॉग बोल दिए, ये सबसे बहुत पिछड़ापन है। अगर सिर्फ ये सोच के लोग थिएटर में आना चाहते हैं या एक्टिंग करना चाहते हैं कि एक्टिंग तो बस डायलॉग बोल दिए और अकड़ गए, कॉलर खड़ा कर लिया तो उससे एक्टिंग होती, वो नहीं है। एक्टिंग बहुत बिल्कुल फर्क है। आपको अपनी जिंदगी तो नहीं, दूसरे की जिंदगी जीने का जो मौका मिला है या तो उस पर अगर आप ईमानदार नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उसके लिए तो आपको जिंदगी भर सीखना ही पड़ेगा। और सीखने की कोई उम्र नहीं। उम्र जैसे ही आपके जहन में है तो सीखना बंद हो जाएगा। हाँ, तो आप बच्चे ही बने रहिए और वही से सीखते रहिए। जी हाँ, क्योंकि बच्चा ही सीखता है, बड़े होके कोई नहीं सीखता। जैसे जहन में आपके बड़कपन आ गया तो फिर गए काम, फिर खुदा बन जाते हैं लोग। वेल सेड सर। अभी हमारे जाने का जैसे नजदीक आ रहा है, तो जैसे बच्चों की बात की, एनी एडवाइसेस टू न्यू बच्चास जो अभी एक्टिंग में आना चाहते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, म्यूजिक में आना चाहते हैं, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस आप उनको क्या गाइड करोगे आज के टाइम के हिसाब से? देखिए, कहीं कोई मौका नहीं चूकना चाहिए। देखिए, बड़े बड़े लोगों को सुन के फिर वक्त जाया ना करें, सीखते रहें
और वही की सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप कभी भी ये ना सोचिए कि अब ये उम्र होगी हम क्या सीखें, कभी भी आप शुरू कर दीजिए, सीखा कभी भी जा सकता है। तो बस ये है कि चाहे आप बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, कोई बच्चा बूढ़ा कुछ नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखने के लिए हमेशा हम बच्चे ही हो जाते हैं। बच्चे बन के वो सीखना शुरू करिए, वक्त जाया मत करिए, बस यही है और कुछ नहीं। तो अगर जैसे आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़े, तो आज कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो एक्टिंग में बहुत मतलब बच्चों को जाना चाहिए, और कहाँ पे वो इंस्टीट्यूट या कई जगह पर है। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल है, NSD है, सिक्किम में भी है, कुछ बनारस में भी है। तो देख लीजिए अब किस उसमें है वो कितना सिखा पाते हैं क्या है तो, लेकिन एक बार तो जाना ही चाहिए। और जाके सिर्फ एक बात है, जरूरी है कि अगर आप वहां जाते हैं तो जो 3 साल 1 साल 2 साल वो ना बर्बाद करें। लोग वहां जाके बर्बाद कर देते हैं, मैंने ये देखा कि एडमिशन मिल गया तो उनको लगता है कि बस मुझे आ गया। वो ना करें। अगर कहीं जाके सीखना चाहे तो बाकायदे जिस वजह से आप यहाँ आए हैं तो उसको वहाँ वक्त जाया मत करो, सीखते रहो। चाहे आपको कोई टीचर सिखाने आए या ना आए, जब आपको वक्त मिला है तो अपना वक्त उसमें लगाइए, सीखिए। सब कुछ है वहाँ, लाइब्रेरी है। आपके फ्यूचर में है प्लान में कि आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहें जहाँ पे आप अपने तरीके से सिखाना चाहें? बिल्कुल, मैं चाहता तो हूँ, और अभी तो ऐसे वर्कशॉप करते चला रहा हूँ। यहाँ भी मैं 4-5 दिन जो दिन मुझे मिले उसमें वर्कशॉप कर ही रहा हूँ। तो बस ऐसे ही वर्कशॉप करते चलता हूँ, देखता हूँ आगे मौका मिला तो मैं भी चला दूंगा। That's wonderful. Thank you so much, sir. Thank you for your time. I'm really grateful. Thank you. अच्छा लगा। तो गाइस ये थे जी रघुवीर यादव जी। आज कल हम उनको प्रधान जी ज्यादा कहते हैं। जिनको भी मैंने बताया तो मैंने कहा मैं प्रधान जी की इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, तो दे वर वेरी एक्साइटेड। आई होप वी डिड द जस्टिस कि हमने वो राइट क्वेश्चंस पूछे जो आप जानना चाहते थे। एंड अगर आप ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और देखते रहिए ब्रूदारियां विद निर्विंदर। मिलते हैं आपको एक नए पॉडकास्ट के साथ जल्दी।